हेलो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है परासरण दाब। परासरण दाब को इंग्लिश में हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। देखिए, हम लोग अनुषंग गुणधर्म पढ़ा था और अनुषंग गुणधर्म कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के थे। तो अनुषंग गुणधर्म में जो दूसरा अनुषंग गुणधर्म था विलयन का, वह क्या था? परासरण दाब। परासरण दाब को समझने से पहले 2 टॉपिक हम लोग को समझना पड़ेगा। एक टॉपिक का नाम है अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। देखिए, अगर कोई पूछे कि यह अर्धपारगम्य झिल्ली होता क्या है, तो झिल्ली समझते हैं यानी वैसे झिल्ली जिनसे होकर केवल विलायक के अणु, याद रखिएगा, अर्धपारगम्य झिल्ली उसे ही कहेंगे जिनसे होकर केवल विलायक के अणु प्रवाहित होते हैं, विलेय के अणु नहीं, उसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अर्धपारगम्य झिल्ली का परिभाषा ही कहता है कि वैसे झिल्ली जिनसे केवल किसके अणु प्रवाहित होंगे? विलायक के अणु प्रवाहित होंगे, विलेय के अणु प्रवाहित नहीं होंगे, उसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। जैसे कोई पूछे कि अर्धपारगम्य झिल्ली का उदाहरण, तो अर्धपारगम्य झिल्ली का उदाहरण जानवरों के आमाशय हो गया या जानवरों के जो चर्म पत्र यानी चमड़ा हो गया, वह सब किसकी तरह कार्य करता है? अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करता है। अगर किसी भी सॉल्यूशन को अगर अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग अलग कर दोगे तो देखोगे उनसे केवल क्या करेगा? जो विलायक के अणु होगा वह पास होगा, विलेय के अणु पास नहीं होगा। देखिए, जैसे जानवरों के आमाशय हो गया, जानवरों के चर्म पत्र हो गया, यह सब प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली है। लेकिन कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली है कॉपर फेरोसाइनाइड। अगर कोई पूछे कि कॉपर फेरोसाइनाइड कोई कृत्रिम यानी जो मानव निर्मित अर्धपारगम्य झिल्ली बताएं, तो जो कॉपर फेरोसाइनाइड है वह मानव निर्मित अर्धपारगम्य झिल्ली है। जबकि जानवरों के आमाशय, चर्म पत्र, यह सब क्या है? प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली है। यह आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है कि मानव निर्मित अर्धपारगम्य झिल्ली, तो उसका नाम है कॉपर फेरोसाइनाइड, जिसका सूत्र होता है Cu2FeCN का होल 6 ETC। यह सब क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली के उदाहरण है। देखिए, आप लोग अर्धपारगम्य झिल्ली समझ गए। अर्धपारगम्य झिल्ली से केवल विलायक के अणु प्रवाहित होते हैं, विलेय के अणु प्रवाहित नहीं होते हैं, उसे ही अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। देखिए, इसके बाद एक और टॉपिक है जिसका नाम है परासरण। देखिए, जिस तरह अर्धपारगम्य झिल्ली समझे उस तरह हम लोग परासरण समझेंगे। परासरण को इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। और परासरण समझने के बाद हम आसानी से परासरण दाब को समझ पाएंगे। परासरण का परिभाषा कहता है, यदि आप क्या कीजिएगा, एक तरफ शुद्ध विलायक ले लीजिए और एक तरफ विलयन ले लीजिए, और अगर शुद्ध विलायक और विलयन के बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली रख दिया जाए। परिभाषा कहता है कि यदि अर्धपारगम्य झिल्ली को शुद्ध विलायक एवं विलयन के बीच रख दिया जाए तो विलायक के अणु धीरे धीरे अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके विलयन में प्रवेश करने लगते हैं। यह प्रक्रिया परासरण कहलाती है। देखिए, कोई पूछे कि अगर हम शुद्ध विलायक एवं विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली से अगर अलग अलग कर देंगे तो शुद्ध विलायक के अणु विलयन की ओर क्यों प्रवाहित होंगे, इस बात को समझते हैं। तो हम जानते हैं जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है, जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है वह अधिक होता है, और जो विलयन का वाष्प दाब होता है वह क्या होता है? कम होता है। तो देखिएगा, इधर शुद्ध विलायक रखा है और इधर विलयन रखा है, तो इधर क्या होगा? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होगा, और वाष्प दाब अधिक होने के कारण इनके जो अणु है वह अधिक से अधिक वाष्प बनेंगे और फिर आकर क्या करेंगे? द्रव के सतह पर दाब लगाएंगे। यानी इधर देखिएगा, तो इधर जो द्रव के सतह पर लगने वाला दाब है वह अधिक होगा, और इधर जो द्रव के सतह पर लगने वाला दाब होगा वह कम होगा। तो इधर जो द्रव के सतह पर लगने वाला यानी वाष्प के अणु के द्वारा दाब है वह अधिक है और इधर कम है, इसलिए इधर दाब आरोपित होने के कारण जो विलायक के अणु होंगे वह शुद्ध विलायक की ओर से किस ओर प्रवाहित करने लगेंगे? विलयन की ओर प्रवाहित करने लगेंगे। और यही प्रक्रिया किसके नाम से जानी जाती है? यह प्रक्रिया परासरण के नाम से जानी जाती है।
ध्यान रखिएगा, कोई पूछे परासरण होता क्या है, तो परासरण का बड़ा सिंपल सा परिभाषा है कि यदि आप शुद्ध विलायक एवं विलयन के बीच में अगर अर्ध पारगम्य झिल्ली रख दीजिएगा तो जो शुद्ध विलायक के अणु होंगे वह विलयन की ओर क्या करने लगेंगे, अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके प्रवाहित होने लगेंगे और इसी प्रक्रिया को परासरण के नाम से जानते हैं। उसके पीछे का रीजन भी है। अगर कोई पूछे कि भाई अगर हम शुद्ध विलायक और विलयन को अर्ध पारगम्य झिल्ली से अलग अलग करेंगे तो शुद्ध विलायक का अणु ही क्यों प्रवाहित होता है विलयन की ओर, विलयन में का विलायक क्यों नहीं शुद्ध विलायक की ओर प्रवाहित होता है, तो उसके पीछे रीजन है। आप लोगों ने वाष्प दाब पढ़ा था कि जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को P0 लिखे थे और विलयन के वाष्प दाब को PS लिखे थे। तो जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है वह विलयन के वाष्प दाब से क्या होता है, अधिक होता है। यानी देखेंगे तो इस द्रव के सतह पर लगने वाला जो वाष्प के अणु के द्वारा जो दाब है वह अधिक है और देखेंगे इसके सतह पर जो लगने वाला वाष्प के अणु के द्वारा दाब है वह कम है। तो इधर का जो दाब है वह अधिक होने के कारण द्रव के सतह पर क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, यानी वाष्प दाब लगता है और दाब अधिक होने के कारण इधर से जो विलायक के अणु हैं वह अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके किस ओर प्रवाहित होने लगते हैं, विलयन की ओर प्रवाहित होने लगते हैं और इसी प्रक्रिया को किसके नाम से जानते हैं, परासरण के नाम से जानते हैं। देखिए अगर परासरण समझ गए तो परासरण दाब को भी आप आसानी से समझ जाइएगा। अगर हम बात करें तो जो परासरण का डिफिनीसन है उसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं। यहाँ जो डिफिनीसन था कि एक तरफ शुद्ध विलायक रहेगा और एक तरफ क्या रहेगा, विलयन रहेगा। शुद्ध विलायक में देखेंगे तो शुद्ध विलायक की जो सांद्रता होती है वह बहुत कम होती है, यानी काफ़ी कम होती है, जबकि विलयन की सांद्रता होती है वह क्या होती है, अधिक होती है। क्योंकि विलयन की सांद्रता अधिक होने के पीछे रीजन है क्योंकि इसमें कुछ विलेय के अणु क्या होते हैं, मिले होते हैं। तो हम चाहे तो इस परिभाषा को हम इस तरह ना लिखकर यह भी लिख सकते हैं कि कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर क्या होता है, विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके प्रवाहित होते हैं। इस प्रक्रिया को परासरण के नाम से जानते हैं। तो कभी कभी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जो परासरण की क्रिया होती है वह किधर से किधर होती है, तो एक तो आप जानते हैं कि शुद्ध विलायक से किस ओर होती है, विलयन की ओर होती है। क्यों होती है, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है और विलयन का वाष्प दाब कम होता है। लेकिन कभी कभी शुद्ध विलायक के जगह निम्न सांद्रता लिख देगा और विलयन के जगह उच्च सांद्रता लिख देगा। क्योंकि सांद्रता आप लोग जानते हैं, विलयन में अगर बात करेंगे जितना विलेय के अणु अधिक होगा उतना ही अधिक सांद्रण, और इसमें विलयन में जितना विलेय के अणु कम होगा उतना ही कम सांद्रण। तो अगर हम बात करेंगे शुद्ध विलायक में तो विलेय के अणु है नहीं, इसलिए इसकी सांद्रता सबसे कम यानी निम्न हो जाएगी, और इसमें कुछ विलेय के अणु मिले हैं इसलिए इसकी तुलना में इसकी सांद्रता जो होगी वह क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो हम इस परिभाषा को इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा प्रवाहित होते हैं वह किधर से किधर होते हैं, तो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि जो परासरण की क्रिया होती है वह किस ओर से किस ओर होती है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। तो चलिए इसी परिभाषा को हम एक रूप में और लिख लें कि जब विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार कर निम्न सांद्रता यानी शुद्ध विलायक से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होने लगते हैं, तब इस प्रक्रिया को परासरण के नाम से जानते हैं। देखिए दोनों में कोई भी परिभाषा लिखिएगा परासरण का, दोनों सही है। या तो शुद्ध विलायक और विलयन का प्रयोग कीजिए या फिर कम सांद्रता और अधिक सांद्रता का प्रयोग कीजिए। अब देखिए, जब आप लोग परासरण का परिभाषा समझ गए तो परासरण दाब बहुत आसान है। परासरण की क्रिया में आप लोग क्या जानते हैं कि यदि शुद्ध विलायक
और विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं और इसको SPM से लिखते हैं। तो यदि शुद्ध विलायक और विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग अलग करते हैं तो इधर का जो वाष्प दाब होता है वह अधिक होता है और इधर का जो वाष्प दाब होता है वह क्या होता है, कम होता है। तो जो शुद्ध विलायक के अणु हैं वह विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। तो अगर हम इस विलयन के सतह पर अगर दाब अधिक कर दें तो दोनों दाब आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे और जब दोनों दाब आपस में बराबर होंगे तो शुद्ध विलायक के अणु विलयन की ओर प्रवाहित नहीं होंगे। और वह दाब कहाँ से अधिक करेंगे, तो वह दाब बाहरी दाब लगा कर, बाह्य दाब लगा कर क्या कर सकते हैं, अधिक कर सकते हैं। तो कोई पूछे परासरण दाब होता क्या है, तो विलयन पर आरोपित किया गया वह अधिकतम दाब, यानी विलयन पर वह अधिकतम दाब आरोपित करेंगे जिससे यह जो परासरण की क्रिया है वह क्या हो जाए, रुक जाए। तो उसे ही किसके नाम से जानते हैं, परासरण दाब के नाम से जानते हैं। देखिए परासरण दाब का डिफिनीशन बहुत आसान है। अगर परासरण की क्रिया आप लोग समझ गए तो परासरण दाब बहुत आसान है। परासरण की क्रिया आप लोग समझ गए होंगे कि शुद्ध विलायक और विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग अलग करेंगे तो शुद्ध विलायक का अणु विलयन की ओर प्रवाहित होगा। क्यों होगा, कारण आप लोगों को बहुत पहले से पता है, क्योंकि इसका वाष्प दाब अधिक होता है, इसका वाष्प दाब कम होता है। इसलिए इसके सतह पर जब ज़्यादा से ज़्यादा दाब लगते हैं तो इसके जो अणु होते हैं वह इसको पार करके विलयन की ओर जाने लगते हैं और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, परासरण। लेकिन अगर शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है इस वाष्प दाब के बराबर ही अगर विलयन का वाष्प दाब कर दिया जाए तो शुद्ध विलायक के अणु इस ओर प्रवाहित नहीं होंगे। और इसको बढ़ाएंगे कैसे, तो बाहर से दाब आरोपित करके। तो वही परिभाषा कहता है कि विलयन पर आरोपित किया गया वह अधिकतम दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे उसे परासरण दाब कहते हैं और परासरण दाब को पाई से सूचित करते हैं। याद हो गया परासरण दाब का परिभाषा, यानी परासरण की क्रिया को रोकने के लिए आप विलयन पर जितना बाहर से दाब आरोपित कीजिएगा वही दाब क्या कहलाएगी, परासरण दाब कहलाएगी। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है परासरण दाब के नियम। देखिए अभी हम लोगों ने परासरण क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है इसके बारे में जाना था। अब जो पढ़ेंगे टॉपिक उस टॉपिक का नाम है परासरण दाब के नियम, जिसको इंग्लिश में लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। देखिए परासरण दाब का दो नियम है। सबसे पहला नियम की बात करें तो जो पहला नियम है उसे बॉयल वान 't हॉप का नियम भी कहते हैं, क्योंकि यह रॉबर्ट बॉयल और वान 't हॉप जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, इस नियम को दिया था। देखिए पहला नियम कहता है कि यदि स्थिर ताप पर, यदि तापमान को स्थिर रखिएगा यानी तापमान को नहीं बदलिएगा, तापमान को कांस्टेंट रखिएगा, तो किसी तनु विलयन का परासरण दाब विलयन के सांद्रण के समानुपाती होता है। देखिए इस बात को समझते हैं कि यदि तापमान को स्थिर रखेंगे तो किसी तनु विलयन का परासरण दाब विलयन के सांद्रण के समानुपाती कैसे होगा। देखिए इस बात को आप यहाँ समझिए, परासरण दाब का परिभाषा पढ़े हैं। यह जो विलयन होगा जितना अधिक सांद्रण होगा, जितना अधिक सांद्रण होगा उतना ही इसका जो वाष्प दाब होगा वह कम होगा और जितना वाष्प दाब कम होगा उतना ही विलायक के अणु क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रवाहित होंगे। और जब विलायक के अणु ज़्यादा प्रवाहित होंगे तो इसको रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वाष्प दाब, यानी इसको रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना होगा, यानी बाहरी दाब आरोपित करना होगा, यानी अधिक से अधिक परासरण दाब लगाना होगा। देखिए सिंपल सा है, कहता है पहला नियम कि जो
तनु विलयन का परासरण दाब है वह विलयन के सांद्रण के समानुपाती है। समानुपाती कहने का अर्थ कि जितना ज़्यादा सांद्रण होगा उतना ही ज़्यादा परासरण दाब होगा, और जितना कम सांद्रण होगा उसका परासरण दाब भी उतना ही कम होगा। तो आप समझ गए कि क्यों सांद्रता को बढ़ाने पर परासरण दाब बढ़ेगा या सांद्रता को घटाने पर परासरण दाब घटेगा। तो एक बार और समझ लीजिए। देखिए, ये जितना अधिक सांद्रण होगा यानी उतना ही ज़्यादा इसमें विलेय के अणु होंगे, और जितना अधिक विलेय के अणु होंगे उतना ही इसका जो क्या हो जाएगा, वाष्प दाब हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब इसमें अधिक सांद्रता होने के कारण जब वाष्प दाब बहुत कम हो जाए तो जो शुद्ध विलायक की ओर से जो द्रव प्रवाहित होंगे यानी विलायक के अणु प्रवाहित होंगे वह अधिक से अधिक होंगे, और जब विलायक के अधिक अणु प्रवाहित होंगे तो इसको रोकने के लिए विलयन पर बाहर से अधिक दाब आरोपित करना पड़ेगा, और इसी दाब को तो परासरण दाब कहते हैं। इसलिए कहा गया है कि जितना ज़्यादा सांद्रण होगा उतना ही ज़्यादा परासरण दाब, यानी जो परासरण दाब होगा वह सांद्रण के क्या होगा, समानुपाती होगा। अर्थात इसको लिख सकते हैं, परासरण दाब को पाई से या समानुपाती का चिन्ह हो गया, और सांद्रण का इंग्लिश होता है कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन को लिखते हैं सी से। लेकिन कब, जब टेम्परेचर यानी जो तापमान होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। नेक्स्ट आते हैं दूसरा समीकरण। देखिए, जो परासरण दाब का जो दूसरा नियम है उसको चार्ल्स वांट हॉफ के नियम के नाम से भी जानते हैं। पहले नियम में तापमान कांस्टेंट था तो परासरण दाब किसके समानुपाती था, सांद्रण के। और दूसरे नियम ठीक इसका अपोजिट है, यदि सांद्रण को कांस्टेंट रखिएगा तो जो विलयन का परासरण दाब होगा वह तापमान के क्या होगा, समानुपाती होगा। यानी जितना ज़्यादा तापमान बढ़ाइएगा उतना ही ज़्यादा परासरण दाब को क्या करना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा परासरण दाब का मान बढ़ाना पड़ेगा। चलिए इस बात को भी हम लोग समझते हैं। यदि तापमान बढ़ाइएगा तो तापमान बढ़ाने पर जो शुद्ध विलायक है वह अधिक से और अधिक क्या बनेगा, वाष्प के रूप में परिवर्तित होगा, और जितना अधिक वाष्प के रूप में परिवर्तित होगा उतना ही ज़्यादा आके द्रव के सतह पर दाब लगाएगा, और जितना अधिक द्रव के सतह पर दाब लगाएगा उतना ही विलायक के अणु विलयन की ओर प्रवाहित होंगे, और जितना अधिक विलायक के अणु विलयन की ओर प्रवाहित होंगे तो इसको रोकने के लिए बाहर से उतना ही ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, दाब आरोपित करना पड़ेगा। अर्थात समझ गए कि अगर हम तापमान को बढ़ाएंगे तो उस कंडीशन में जो परासरण दाब होगा वह क्या होगा, अधिक से अधिक करना पड़ेगा। इसलिए जो परासरण दाब होता है वह तापमान के भी समानुपाती होता है, लेकिन कब, जब सांद्रण क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 का जब संयोजन करेंगे तो समीकरण 1 में क्या था, जो परासरण दाब था वह सांद्रण के समानुपाती था, और समीकरण 2 में किसके समानुपाती है, तापमान के। तो जो परासरण दाब हो जाएगा वह सांद्रण गुने तापमान के समानुपाती रहेगा। और याद कीजिए, जब जब हम लोग समानुपाती का चिन्ह हटाकर बराबर का चिन्ह लगाते हैं तब कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है, और यहाँ कांस्टेंट के रूप में क्या लगाए हैं, आर लगाए हैं, और इस आर का नाम है गैस कांस्टेंट, और यह सी और टी जैसे का तैसे। इसी को हम एक सुटेबल फॉर्म में लिख सकते हैं, पाई बराबर सी आर टी, जहाँ पाई को जानते हैं परासरण दाब, सी क्या है, सांद्रण है, टी क्या है, तापमान है, और आर एक कांस्टेंट है जिसको गैस कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। इस गैस कांस्टेंट के बारे में याद कीजिए, आप लोग 11वीं क्लास में जो गैसीय अवस्था चैप्टर था उसमें पढ़े होइएगा। तो यह आ गया परासरण दाब के नियम से एक समीकरण आ गया, उस समीकरण का नाम है पाई बराबर सी आर टी। अब देखिए, हम लोग इस समीकरण पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें तो परासरण दाब के नियम से यही समीकरण आया है, पाई बराबर सी आर टी, जहाँ सी को क्या कहते हैं, सांद्रण कहते हैं, और सांद्रण तो आप लोग पढ़े हैं, मोलरता। सांद्रण का इकाई क्या होता है,
कैपिटल एम लिखे तब या मोल लीटर इनवर्स लिखे तब। टी के बारे में जानते हैं, टी क्या है, तापमान है, और आर क्या है, गैस कांस्टेंट है। अब ध्यान दीजिए, अगर इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और अगर हम विस्तारित करें तो सी क्या है, सांद्रण है यानी मोल अड़ता है, और मोल अड़ता का सूत्र आप लोग जानते हैं। मोल अड़ता का सूत्र था विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। तो हम चाहे तो सांद्रण सी के जगह विलेय के मोल Na और विलयन का आयतन V किसमें, लीटर में, इस फार्मूला को लिख सकते हैं। यानी सांद्रण के जगह लिख सकते हैं विलेय का मोल N बटा विलयन का आयतन V, और यह R और T जैसे का तैसे। देखिए, यह जो परासरण दाब है वह अनुसंख्य गुणधर्म के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, अनुसंख्य गुणधर्म। और अनुसंख्य गुणधर्म किस पर निर्भर करता था, तो विलेय के कणों की संख्या पर, यानी विलेय के अणु या परमाणु की संख्या पर। तो यहाँ देखिए जो परासरण दाब है वह किस पर निर्भर कर रहा है, मोल की संख्या पर, और यह जो मोल है वह किसका है, विलेय का है। तो हम इस बात को यहाँ सत्यापित कर सकते हैं कि जो परासरण दाब है वह किसका उदाहरण है, अनुसंख्य गुणधर्म के उदाहरण है, क्योंकि यह विलेय के मोलों की संख्या पर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। देखिए, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा हम और अगर विस्तारित करें तो मोल का फॉर्मूला पढ़ते हैं द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। द्रव्यमान यानी W ग्राम में होना चाहिए बटा मोलर द्रव्यमान। तो हम अगर इस फार्मूला के मोल के जगह लिखे द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, तो N के जगह हो जाएगा W/M या RT और V जैसे का तैसे। देखिए, हम लोगों ने 3 सूत्र निकाला, इस तीनों सूत्र पर आधारित न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिएगा, कैसे पता चलेगा कि किस सूत्र पर कौन सा न्यूमेरिकल है, तो क्वेश्चन में अगर सांद्रण दे तो पाई बराबर CRT का प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन में मोल दे तो पाई बराबर NRT बटा V का प्रयोग करेंगे, और क्वेश्चन में द्रव्यमान दे तो पाई बराबर WRT बटा MV का प्रयोग करेंगे। लेकिन देखिए, सबसे पहले सबका नाम जानते हैं, W क्या है, तो W द्रव्यमान है, और चूँकि यहाँ जो द्रव्यमान यूज हो रहा है किसका हो रहा है, विलेय का हो रहा है। तो याद रखिएगा W विलेय का द्रव्यमान है, और यह किस में होता है, ग्राम में। R कांस्टेंट है, जिसको गैस कांस्टेंट या गैस स्थिरांक बोलते हैं। T को टेम्परेचर यानी तापमान हमेशा किस में रखिएगा, केल्विन में। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में देगा तो केल्विन में बदलने तो आता ही है, अगर डिग्री सेल्सियस में देगा तो केल्विन में बदलने के लिए कितना जोड़ देते हैं, 273 जोड़ देते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। M क्या है, मोलर द्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान की इकाई जानते हैं ग्राम मोल इनवर्स। और V क्या है, विलयन का आयतन है, और यहाँ आयतन किस में रखना है, लीटर में। क्यों लीटर में रखना है, क्योंकि यहाँ जो सांद्रण है उसका आयतन किस में होता है, लीटर में होता है। अब देखिए, क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग को R यानी गैस कांस्टेंट के बारे में कहीं ना कहीं से इसका मान, क्योंकि कांस्टेंट है तो इसका मान ऑलरेडी हम लोग को पता होना चाहिए। और जो 11वीं क्लास में गैसीय अवस्था पढ़े थे उसमें R का मान हम लोग ज्ञात किए थे। अलग अलग इकाई पर जो R का मान होता है वह क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि यदि जो दाब होगा वह ATM में होगा और जो आयतन होगा वह लीटर में होगा, तो R का मान 0.0821। अगर दाब का इकाई बार होगा और आयतन का इकाई लीटर होगा तो 0.083, और अगर दाब का इकाई पास्कल हुआ और आयतन लीटर में तो 8.3 × 10⁻3। तो देखेंगे अलग अलग इकाई के अनुसार हम लोग R का मान क्या रखेंगे, अलग अलग रखेंगे। तो चलिए, इस फार्मूला पर आधारित कुछ क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन याद रखिएगा बुआ, बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ चुका हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि 27 डिग्री पर, देखिए जैसे ही डिग्री सेल्सियस यानी तापमान दिया, कितना डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। याद कीजिए, जो हम लोग को तापमान रखना है वह किस में रखना है, तापमान को रखना है केल्विन में, और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए कितना जोड़ते हैं, 273। तो अगर इस 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो इसमें 273 जोड़ेंगे, और 273 जोड़ने पर टोटल यह कितना केल्विन आ जाएगा, 300 केल्विन।
विलयन का परासरण दाब 2.5 एटीएम है। परासरण दाब को पाई से लिखते हैं और कितना एटीएम दिया, 2.5 एटीएम। और क्वेश्चन में कहता है कि विलयन का सांद्रण यानी सी निकालना है। सांद्रण को किससे लिखते हैं, सी से। यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोगों ने 3 सूत्र निकाला है, एक पाई बराबर CRT, एक पाई बराबर NRT/V और एक पाई बराबर WRT/MV। आप बताइए इस न्यूमेरिकल को बनाने के लिए कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो चूंकि सांद्रण निकालना है इसलिए पहला सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी हम लोग जो इसमें सूत्र का प्रयोग करेंगे वह सूत्र हो जाएगा पाई बराबर CRT। पाई का मान क्वेश्चन में दिया, टी का मान क्वेश्चन में दिया। आर तो गैस कांस्टेंट है, हम लोग गैस कांस्टेंट का मान याद रखे हैं, लेकिन याद रखेंगे जो परासरण दाब है वह किस में है, एटीएम में है। तो जो गैस कांस्टेंट यानी आर का मान होगा वह भी किस में लेंगे, एटीएम में लेंगे। और एटीएम में आर का मान होता है, यहाँ ध्यान दीजिए 0.0821, यानी आर का मान यहाँ कितना लेंगे, 0.0821 एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो देखिए यह पाई बराबर CRT फार्मूला का प्रयोग करेंगे। हम लोग को पाई का मान पता है, आर का मान पता है, टी का मान पता है, तो सी का मान आसानी से निकाल लेंगे। देखिए इस वैल्यू को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। पाई की जगह कितना रखिएगा, तो पाई की जगह 2.51। सी निकालना है तो जैसे का तैसे। आर की जगह कितना रखेंगे, तो 0.0821 और टी की जगह कितना रखेंगे, तो 300। देखिए अगर बात करें इस डिसमल को हटाएंगे तो नीचे कितना जीरो लगाना पड़ेगा, 1 2 3 4, क्योंकि 4 अंक पहले डिसमल है। अगर इस वाले डिसमल को हटाएंगे तो बट्टा में कितना लिखना पड़ेगा, 100, क्योंकि 2 अंक के पहले डिसमल है। देखेंगे यह 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कट गया। फिर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ क्या है, 2 जीरो बचा, इधर के 2 जीरो से इधर का भी 2 जीरो कट गया। और देखेंगे सॉल्व करने पर तो इधर बच गया 251, इधर बच गया C गुना 821 गुना 3। यहाँ ध्यान दीजिए, आप लोग क्या कीजिएगा, C का मान निकालना है तो 251 बट्टा 821 गुना 3, इस वाले वैल्यू को सॉल्व कर लीजिएगा। और सांद्रण की इकाई आप लोग जानते हैं क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स लिखिए तब, या सीधे कैपिटल M लिखिए तब। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह अपने NCERT का क्वेश्चन है, उदाहरण 2.11। क्वेश्चन में कहता है कि एक प्रोटीन के 200 ml जलीय विलयन। देखिए यहाँ आयतन दे दिया। क्वेश्चन में सबसे पहले जो गिवन है उसकी बात करते हैं। कहता है कि जलीय विलयन का आयतन यानी V कितना ml दिया, 200 ml। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो हम लोग आयतन का फॉर्मूला रखते थे वह आयतन किस में रखते थे, लीटर में। और क्वेश्चन में जो आयतन दिया है वह किस में दिया है, मिलीलीटर में। तो लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए सबसे पहले 1000 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे तो यह वैल्यू आएगा 0.2 लीटर। यानी आयतन 200 ml दिया था, उसको लीटर में बदल लिए। जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है, यानी द्रव्यमान दिया। द्रव्यमान कितना ग्राम दिया, 1.26 ग्राम। 300 केल्विन पर, जैसे ही केल्विन यानी बात किया यानी तापमान दिया, 300 केल्विन, केल्विन में दिया है, बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस विलयन का परासरण दाब, परासरण दाब दिया यानी बात करेंगे पाई का मान भी दिया। पाई का मान कितना दिया, 2.57 गुना 10⁻³ बार दिया। तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान निकले, यानी मोलर द्रव्यमान यानी क्या निकालना है, M निकालना है। यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग को द्रव्यमान पता है, आयतन पता है, परासरण दाब पता है, T पता है। देखिए परासरण दाब निकालने का 3 फार्मूला हम लोग प्रूव किए थे, एक पाई बराबर CRT, एक पाई बराबर NRT/V और एक पाई बराबर WRT/MV। आप लोग सोच के बताइए कौन से सूत्र में हम लोग इस वाले मान को रखेंगे। तो द्रव्यमान दिया है तो कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे, सूत्र नंबर 3।
देखिए W का मान दिया है, T का मान दिया है, पाई का मान दिया है, V का मान दिया है और M का मान पूछा है। सबसे पहले R का मान लिख लेते हैं। R का तो मान हम लोग को याद है। यहाँ देखिए R का मान कितना रखेंगे, तो यहाँ जो पाई है वह किस में है, यानी परासरण दाब बार में है, तो यहाँ जो R का मान भी रखेंगे वह किस में रखेंगे, बार में रखेंगे। और इसका गैस कांस्टेंट का मान होता है बार के रूप में 0.083। तो यहाँ ध्यान दीजिए M हम लोग को निकालना है और R का मान हम लोग को पता चल गया 0.083 बार लीटर मोल इन्वर्स केल्विन इन्वर्स। अब देखिए हम लोग इस वाले सूत्र का प्रयोग करते हैं। देखिए पाई बराबर WRT/MV। पाई के जगह 2.57 गुना 10⁻³ यहाँ देखिए W के जगह क्या रखेंगे 1.26। R के जगह गैस कांस्टेंट का मान आप लोग जानते हैं 0.083। T के जगह कितना रखना है 300 रखना है। और M यानी मोलर द्रव्यमान निकालना है, तो जैसे का तैसे। और आयतन कितना दिया था, आयतन दिया था 200 ml, तो लीटर में बदले तो 0.2 लीटर आ गया था। अब M का मान निकालना है, तो M इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में, और ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में, यानी आ जाएगा M इक्वल टू 1.26 गुना 0.083 गुना 300 बट्टा 2.57 गुना 10⁻³ देखिए इस वाले वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 2 डिसमल से 2 डिसमल हट गया। इधर का अगर डिसमल हटाएंगे तो हमको नीचे लिखना पड़ेगा 1 लिख के 3 0, क्योंकि 3 अंक के पहले डिसमल है। और यह 1000 से 10⁻³ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यानी देखेंगे जो वैल्यू बच गया उसको लिखते हैं, यानी M बराबर बच गया 126 गुना 83 गुना 300 और नीचे बच गया 257। देखेंगे अगर कटता है तो कटता है, नहीं तो अगर हम बात करें 83 से 257 कटेगा। 83 में 3 से करेंगे तो 3 3 9 3 8 24 249 आ रहा है ना। आज से 126 से 257 कटेगा, 126 दूना 252। यानी देखेंगे तो लगभग यह कितना बार में काट रहा है, 2 बार में काट रहा है। और यह 2 से कितना बार में काटेगा, 300 150। और 150 में आप लोग किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 83 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो हो जाएगा ऊपर 450 और नीचे हो जाएगा 15 8 120, यानी 1200। देखेंगे तो 0 5 4 2 1, यानी यहाँ बात करेंगे तो मोलर द्रव्यमान आ जाएगा 12450 और मोलर द्रव्यमान का इकाई होता है ग्राम मोल इन्वर्स। तो इस तरह क्या आ गया, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हम लोग को मिल गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग से परासरण दाब पर आधारित कोई भी न्यूमेरिकल है आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है HW के रूप में, उस क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिएगा, सॉल्व करके कॉपी में और उसका फ़ोटो खींचकर मेरे व्हाट्सअप नंबर 77 65 940 520 पर सेंड कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है कि 1,85,000 या मोलर द्रव्यमान दिया, यानी M का मान दिया, एक बहुलक के 1 ग्राम यानी ये द्रव्यमान दिया, 37 डिग्री सेल्सियस यानी तापमान यानी T दिया। याद रखिएगा इसको केल्विन में बदल लेंगे। 450 ml जल में घोलने से, यानी यह आयतन दिया लेकिन यह मिलीलीटर में दिया, इसको किस में बदलेंगे, लीटर में। उत्पन्न विलयन का परासरण दाब यानी पाई निकालना है, और पाई किस में निकालना है, पास्कल में। तो R का मान तो पास्कल में आप लोग को पता है 8.3 गुना 10⁻³ याद कीजिए परासरण दाब का 3 फार्मूला है, एक था पाई बराबर CRT, दूसरा था पाई बराबर NRT/V
और तीसरा था पाई बराबर WRT/m_v। तो आप लोग उम्मीद कीजिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह पहचान में आ जाएगा कि कौन वाला सूत्र लगेगा। चूँकि द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान दिया है तो यह पहले वाले सूत्र तो यूज होगा नहीं, दूसरा यूज होगा नहीं, यानी कौन सा यूज होगा, तीसरा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर इसे सेंड कीजिएगा। देखिए, बिहार बोर्ड में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक से। उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, जब ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे उस समय डील करेंगे। लेकिन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आए थे, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, परासरण दाब से आप क्या समझते हैं, यानी परासरण दाब का परिभाषा देना है। आप लोग परासरण दाब को समझे हैं, उसका परिभाषा लिख लीजिएगा। सत्यापित करें कि यह अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। यह क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है 5 नंबर में। तो परासरण दाब का तो परिभाषा लिख लीजिएगा। कहता है सत्यापित करना है कि यह अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। तो याद कीजिए, जो अनुसंख्य गुणधर्म है वह किस पर निर्भर करता है, विलेय के कणों की संख्या पर, यानी विलेय की संख्या पर। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए क्या कीजिएगा आप लोग, सबसे पहले तो परासरण दाब का आप परिभाषा दे दीजिएगा, परासरण दाब का परिभाषा दे दीजिएगा। दूसरा आप लोग क्या कीजिएगा, परासरण दाब के दोनों नियम को लिखिएगा। परासरण दाब के दोनों नियम को लिखिएगा तो पाई बराबर CRT समीकरण आएगा। और इसको एक स्टेप और बढ़ा दीजिएगा, C बराबर जानते हैं N/V, यानी विलेय के मोल बटा आयतन। और बोलिए, यहाँ जो परासरण दाब है वह विलेय के मोल यानी Na पर निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी विलेय के मोल पर निर्भर कर रहा है। और जब विलेय के संख्या पर यानी मोलों की संख्या पर निर्भर करेगा, अर्थात यह क्या है, विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो परासरण दाब का परिभाषा लिख लीजिएगा। और जो परासरण दाब के नियम है, उस नियम में जब आप लोग पाई बराबर CRT तक आइएगा तो उसमें एक स्टेप यह बढ़ा दीजिएगा और नीचे लिख दीजिएगा कि परासरण दाब विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, अतः यह अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। यहाँ तक आपको लिखना है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन, परासरण दाब का नियम लिखिए। अभी परासरण दाब का नियम समझे हैं, 2 नियम है, दोनों नियम को आप लोग को लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यापित करें कि पाई भी बराबर NIT। देखिए, 11वीं क्लास में आप लोग सत्यापित किए थे PV बराबर NIT आदर्श गैस के लिए, और यहाँ सत्यापित करना है पाई भी बराबर NIT। देखिए, जब आप लोग परासरण दाब का नियम लिखे हैं तो परासरण दाब के नियम में आप लोग इस फार्मूला को प्रूव किए हैं, पाई बराबर CRT। और जब पाई बराबर CRT प्रूव किए हैं तो C की जगह N/V, और V इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में, यानी यहीं से आप लिख सकते हैं जो पाई बराबर NRT/V था, वहाँ आप लिख सकते हैं कि जो V इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में, यानी पाई भी बराबर NIT। तो आप लोग क्या कीजिएगा, परासरण दाब का नियम लिखिएगा, यहाँ तक आइएगा और उसके बाद भी इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में करके सत्यापित कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, और कुछ क्वेश्चन है। परासरण दाब के नियम के लिए विलेय के मोलर द्रव्यमान का व्यंजक लिखें। मोलर द्रव्यमान निकालना है तो परासरण दाब का तो फार्मूला लिखे थे, पाई बराबर WRT/mV, और यही m न मोलर द्रव्यमान है, तो इसका व्यंजक लिखना है तो इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में, और पाई इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में, यानी हो जाएगा WRT/पाई/V, यानी परासरण दाब के नियम से विलेय के मोलर द्रव्यमान का यही व्यंजक आ जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि अभी तक जितना टॉपिक पढ़ा है सबका सब समझ में आया होगा। हमारे द्वारा दिए गए HW को आप लोग कंप्लीट कीजिए, और उसे कंप्लीट करके हमारे व्हाट्सएप नंबर 7765940520 पर भेज दीजिए। धन्यवाद।